न्यूटन्स लॉ में और कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? हो गया। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन में क्या होता है पहले समझो, फिर हम लोग देखते हैं। अब बताओ, जैसे ही अब हम लोग अगर फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये कौन सा सरफेस होगा? रियल सरफेस होगा। दैट मीन्स जिसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा। तो देखो, यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये जब यानी कि नीचे जो सरफेस रखा हुआ है इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है। अब अगर मान लो ये आगे की ओर क्या करे, v वेलोसिटी से मूव करे, या इसमें मूव करने की टेंडेंसी हो। टेंडेंसी कहने का मतलब है कि मूव नहीं किया है, जस्ट टू मूव है, मतलब मूव करने ही वाला है। तो जैसे ये मूव करने वाला है या मूव कर रहा होता है, जैसे ये आगे की ओर डायरेक्शन अगर मूविंग का इसका हम लोग दिखाएं, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है, जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और ये इसके लिए आवश्यक है कि वस्तु का एक दूसरे के कांटेक्ट में, मतलब दोनों का सरफेस एक दोनों के क्या होना चाहिए? टच में आना चाहिए। जब तक टच में नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो जैसे ये मूव करेगा या मूव करने की टेंडेंसी होगा, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक अवरोधी बल कह सकते हो, रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई होगा। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्लियर है? डेफिनेशन लिखो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। लिखो, when when two objects when two objects are when two objects are in contact to each other, when two objects are in contact to each other, and and there is a and there is a relative motion, there is a relative motion between them, or or tendency of relative motion between them, or tendency of relative motion between them, comma डालो, then in the opposite direction of motion, in the opposite direction of motion, a resistive force is applied between the surface which is called friction, which is called friction which is called friction। हो गया? देखो, अभी बताए ये सतह हो गया, और इस सतह के कांटेक्ट में होना चाहिए, ये मास जब भी होगा इसके टच में होना चाहिए। अब ये आगे यहां पर देखो, हम सिर्फ मोशन नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रिलेटिव मोशन। एक ऑब्जेक्टिव आएगा भी कि घर्षण किसका विरोध करता है, मोशन का या रिलेटिव मोशन का? तो क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन। सिर्फ मोशन नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन। क्लियर है? तो अब देखो, यहां पर दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक इस ऑब्जेक्ट का सरफेस हो गया और जिस सरफेस पर रखा हुआ है।
अब देखो दोनों मूव कर रहा है या मूव करने की टेंडेंसी होगी। सपोज दैट मानो कि ये आगे की ओर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से बताए थे, अगर ये आगे मूव कर रहा है तो इस सरफेस को पूछा जाए कि ये किधर मूव कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो किधर मूव करेगा, पीछे की ओर। याद होगा एक बताए थे ना कि दो ट्रेन मान लो एक ट्रेन ये v बराबर 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है आगे की ओर, और ये जो ट्रेन b है यह रेस्ट में रुका हुआ है, और ये रेस्ट में रुका हुआ है। तो अब यहां से देखो, अगर ये रेस्ट में रुका हुआ है और ये 50 से चल रहा है, अगर ये पूछा जाए कि a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में कितना है, तो कितना बोलेंगे, 50। अब ये पूछा जाए कि b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में कितना है, तो कितना कहेंगे, 0 कहेंगे क्या, -50 कहेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी हम बताए थे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्लियर है। तो उसी तरह का यहां देखो, एक ये ऑब्जेक्ट इस पर रेस्ट में रुका हुआ है, और यहां पर या तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब समझ में आ रहा है, जस्ट मूव करने वाला हो, गाड़ी मतलब स्टार्ट हो चुका है, जस्ट मूव करने वाला है। तो यानी कि रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी हो या रिलेटिव मोशन हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, वो रेसिस्टिव फोर्स कह सकते हो या अगेंस्ट कह सकते हो, विरोधी बल होता है। तो उसी बल को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जैसे मान लो ये डिस्क है, यहाँ पर अगर हैंड रखते हैं और ये आगे की ओर हम स्लाइड करेंगे, तो जस्ट पीछे में क्या लगेगा, एक बल लगेगा, उसी बल को क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए या फ्रिक्शन के लिए ये भी जरूरी है कि ऑब्जेक्ट का सरफेस, सतह एक दूसरे के टच में आना चाहिए। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट लिखो अब, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो लिख लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान से देखो, नाम से क्या लग रहा है, स्टैटिक जनरली हम लोग कहां यूज करते हैं, स्टेशनरी में। यस। तो अब देखो ये स्टेशनरी है, दैट मीन्स v बराबर क्या है, 0, बट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब ये मूव करने ही वाला है। से मान लो कोई ट्रक को देखा होगा, जब स्टार्ट करके चलने ही वाला होता है उस वक्त की बात हो रही है। तो जब सिर्फ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, तो इस वक्त जो फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहेंगे। या मान लो यहाँ पर रेस्ट में स्थित है, तो इस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है उसी को क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर मान लो फोन यहाँ पर प्लेस्ड है, ये रुका हुआ है, तो कोई फ्रिक्शन लग रहा है, हो सकता है कि नहीं भी लगे। मान लो पूरा बराबर है, ऊपर नॉर्मल नीचे mg लग रहा है तो नहीं लगेगा। बट ये भी हो सकता है, सपोज दैट मान लो ये स्लाइड मतलब इस कंडीशन में रखे हुए हैं, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, तभी तो ये रुका हुआ है। तो सिंपली कह सकते हो, जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गति में रहने की वजह से होगा। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटिव मोशन में होगा, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको कहेंगे काइनेटिक। तो पहले ये लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन में लिखो, when there is a tendency of relative motion, when there is a tendency of relative motion between the bodies, then applied friction, या ऐसे लिखो अप्लाइड अपोजिंग फोर्स, अप्लाइड अपोजिंग कर लो, हाँ, अप्लाइड अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड
is called a static friction, is called a static friction, is called a static friction। हो गया। देखो अब आगे लिख लो एक टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन से एक चीज क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जस्ट क्या है, टेंडेंसी है मूव करने की। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट एम मानते हैं और इस पर मान लो कोई फोर्स क्या लग रहा है, पी लग रहा है। लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट एम placed on real surface and external force P। देखो P अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिक का मतलब क्या है, टेंडेंसी होगा मूव करने का लेकिन वो मूविंग में नहीं होगा। तो अभी बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर, क्या हम ये P लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ऐसे समझो, न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो एफ नेट क्या होगा, जीरो। तो नॉर्मल एमजी की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए उसको लिखे नहीं हो, तो ऐसे ही जीरो है। अब ये आगे पी लगा तो ये जरूरी नहीं ना कि इसको खिसका ही दे। मतलब मान लो ये 20 केजी का कोई सामान रखा हुआ है, कोई छोटा बच्चा उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, पी लगा तो रहा है, क्या वो आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो जितना पी लगा है तो इस वक्त हम लोग फ्रिक्शन बोल सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का वही वैल्यू हो जाएगा। अब बताओ सपोज दैट, मान लो कि यहां पर ये जो एम रखा हुआ ये 50 केजी का है, पहले लगाया है कितना, पहले मान लो ये कितना न्यूटन लगा, 4 न्यूटन, फिर भी ये नहीं खिसका। अब लगाते हैं 10 न्यूटन, फिर भी नहीं खिसका। अब मान लो लगाते हैं 20 न्यूटन, फिर भी नहीं खिसका। तो अब बताओ जब 4 न्यूटन लगा था, पूछेगा उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा था इस पे, तो कितना लगेगा, 4 ही लगेगा। क्यों, देखो ये आगे फोर्स P लगा रहा है, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हो। तो अब बताओ हमें न्यूटन्स का लॉ भी तो वैलिड कराना है ना, यानी कि अगर ये रेस्ट में है तो एफ नेट जीरो होगा, तो नॉर्मल एम जी के बराबर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू P हो जाएगा। अब यहां से हम लोग एक और नोट लिखेंगे कि P जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब हुआ स्वयं समायोजित कहते हैं। मतलब अगर ये 4 लगाया तो ये 4 लगाएगा, अगर ये 10 लगाया तो उस वक्त कितना लगेगा, 10 लगेगा। क्योंकि अगर P ज्यादा हो गया, एफ कम हो गया, तब ये आगे मूव कर जाएगा। बात समझ में आ गया। पिक्चर के साथ ये वाला पार्ट लिखो। तुम बहुत दिन के बाद आया, किस चीज का, अच्छा, तो 1 महीना के आसपास चलता है ना। किसमें लिखा है नाम, कहाँ नाम लिखा है, बेटा, अच्छा पटना यूनिवर्सिटी है क्या, पाटलिपुत्रा। कौन सा पेपर लिया है, पेपर कौन सा लिया, ऑनर्स का, मैथ ऑनर्स।
सब कोई नाम लिखा चुका है क्या पार्ट 1 में? तुम्हारा कौन सा पेपर है? तुम्हारा भी? तुम्हारा ऑनर्स में नाम लिखवा लिया? कौन सा पेपर है? मैथ लिया तो मैथ ही होगा ना। मेन ऑनर्स पेपर मैथ है। तुम्हारा फिजिक्स है। फिजिक्स वालों के लिए थोड़ा ऑप्शन ये रहता है कि आगे डिफेंस में कुछ कुछ पोस्ट होता है तो सिर्फ मैथ ये फिजिक्स वाला ही भर सकता है। बहुत जैसे कि मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, मौसम विज्ञान वाला आता है ना, हाँ वो भर सकता है। अभी कल रात में देखे थे कि असिस्टेंट कमांडेंट जो नेवी आया है, तो हम लोगों के टाइम में फिजिक्स ऑनर्स वालों को भी लेता था, बट इसमें सिर्फ बीटेक वाला का दिया है। सिंपल मतलब ये कह सकते हो मैथ और फिजिक्स में देखा जाए ऑनर्स करना तो फिजिक्स ऑनर्स करना ज़्यादा बेहतर रहता है। मैथ वाला क्योंकि जहाँ फिजिक्स जा सकता है वहाँ मैथ नहीं जा सकता है, और जहाँ पर मैथ जा सकता है वहाँ पर फिजिक्स जाएगा ही, इस एक पोस्ट को छोड़ के। स्टैटिक्स वाला, एक स्टैटिक्स होता है ना, उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, स्टैटिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, सांख्यिकी विभाग, सिर्फ उसमें मैथ्स वाला ही जा सकता है, फिजिक्स वाला नहीं जा सकता। फिजिक्स वाला ही, हाँ हाँ, इसरो का जो फॉर्म आता है वो भी सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ता है। हो गया लिखा हुआ, मिटाएं इसको। अब देखो यहां पर था, यहां पर P फोर्स लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ नो पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी पुलिंग फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाएगा देन स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? हाँ, अगर कोई पुलिंग फोर्स ना हो, कोई बल नहीं लग रहा है, तो उस वक्त पूछेगा घर्षण बल कितना लगेगा? 0 लगेगा। देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। सेकेंड पॉइंट लिखो, इफ नो पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखो, लिखो थर्ड पॉइंट में स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स हो गया। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। सेल्फ एडजस्टेबल, जनरली सेल्फ नाम तो पहले भी सुना होगा, गाड़ी में भी होता है ना सेल्फ स्टार्ट जो करते हैं, तो आप डालो बटन प्रेस करो ऑटो स्टार्ट हो गया। तो देखो सेल्फ का मतलब जनरली होता है ऑटो से लेते हैं, खुद से। तो अब कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टेबल, मतलब यह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि बताए, मान लो P अगर 4 न्यूटन हो तो ये नहीं मूव किया तो इस वक्त फ्रिक्शन 4 लग रहा होगा। मान लो 10 न्यूटन लगा फिर भी मूव नहीं किया तो इस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 10 लग रहा होगा। 20 न्यूटन लगा फिर भी मूव नहीं किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 20। अब जब मान लो कोई पुलिंग फोर्स नहीं लग रहा है, P इज इक्वल टू 0 कर लें तो बताओ Fs बराबर कितना हो जाएगा? 0, जो कि ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई पुलिंग फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या रहेगा? 0। तो यहां से बताओ हम ऐसा लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का मिनिमम मान 0 से लेकर Fs मैक्स तक होगा, लिख सकते हैं। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर, 0 से बड़ा होगा, Fs से लेकर कहां तक होगा? Fs मैक्स तक होगा।
अब यहां पर देखो एफ एस मैक्स का क्या मतलब, एफ एस मैक्स का मतलब हुआ सपोज दैट ये मान लो कोई द्रव्यमान m kg का है, इसको 20 तक खींचे, 20 तक खींचे हैं तो ये नहीं खिंचाया, 20 से थोड़ा सा ही आगे बढ़ा कि अब ये मूव करना शुरू कर दिया, तो बताओ इसका एफ एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। बात समझ में आया। अगर मान लो कि इसको हम 0 से बढ़ा रहे हैं, 0 से 5 गया, 10 गया, 15 गया, ये मूव नहीं किया। क्या चीज, देखो, हाँ हाँ सुनो, ये क्या है, एफ एस, एफ एस मैक्स, ठीक है। तो अब बताओ ये स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कब डिफाइन करते हैं, जब बॉडी में टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, मतलब वो मूव नहीं कर रहा हो। अब बताओ यानी कि इसका हम 0 से बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, 20 तक आ गए, 20 पॉइंट पे रुको, अब 20 से थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, अब ये मूव करना शुरू कर दिया, तब तो वहां से फिर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। बात समझ में आया। तो एफएस का स्टैटिक फ्रिक्शन जो पीछे लग रहा था, यह मैक्सिमम कहां तक लगाया है, 20 तक लगाया है, 20 से नीचे 15 भी लगा रहा था, 10 भी लगा रहा था, 0 भी लगा रहा था, तो ये एफएक्स का बढ़ता हुआ मैक्सिमम कितना लगाया, 20। 20 से आगे बढ़ाओगे तो ये फोर्स इसका एफएक्स फिर ये आ जाएगा किसमें, काइनेटिक में, तो एफएस का मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, 20 देगा। मतलब ये था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कहां से कहां हो सकता है, 0 से लेकर एक मैक्सिमम मान तक हो सकता है। क्लियर है, नोट करो। हो गया, तो मैक्सिमम समझ में आ गया। देखो इसको प्रैक्टिकली सोचो, सपोज दैट मान लो अभी हम नॉर्मल फोर्स लगाएं, ये मूव नहीं किया, तो जितना फोर्स लगाया, सपोज दैट मान लो हम 5 न्यूटन लगाए, तो इस वक्त फ्रिक्शन कितना होगा, 5 न्यूटन। अब इस पे हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि बढ़ता चला जाएगा। मतलब देखो जब 0 है तो एफ एस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0। 5 न्यूटन लगाए, फ्रिक्शन भी 5, 10 न्यूटन लगाए, फ्रिक्शन भी 10, तो फ्रिक्शन भी तो बढ़ता जा रहा है ना। और एक वैल्यू ऐसा आएगा, इस पे फोर्स लगाएंगे, ये मूव करना शुरू कर दिया, तो फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, बढ़ता गया, सपोज दैट 30 के बाद मूव कर गया, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम कहां तक लगाया है, 30 तक लगाया है, तो वही था एफ एस मैक्सिमम। क्लियर है। अब देखो इस मैक्सिमम वैल्यू का, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का एक दूसरा नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटिंग, लिमिटिंग, बोलो, नहीं इसी का पॉइंट लिख लो, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिख लिया, लिखो लिमिटिंग में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a static friction, the maximum value of a static friction up to which body doesn't move, up to which body doesn't move is called limiting frictional force, is called limiting frictional force। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। देखो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो, क्या लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच बॉडी डजंट मूव। मतलब स्टैटिक, अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब रेस्ट में है,
तो रेस्ट में लगने वाला वैसा अधिकतम घर्षण बल जिस बल तक वस्तु मूव नहीं करता है, मतलब उसे थोड़ा भी बढ़ाएंगे कि वस्तु मूव करना शुरू कर देगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, लिमिट होगा उसका, तो उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को डिनोट किया जाता है FL से। और ये FL जो होता है यह बराबर होता है FS मैक्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नोट करो, FL बराबर FS मैक्स। हो गया। देखो बेसिक में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन में और भी कुछ कुछ पढ़ना था, जैसे फ्रिक्शन का लॉस क्या होता है, फ्रिक्शन का गेन क्या होता है, ये सब पढ़ा होगा ना। बेनिफिट, फ्रिक्शन का क्या बेनिफिट होता है? यस, फ्रिक्शन की वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं, गाड़ी जो चल रही होती है उसके मूवमेंट में काम होता है। लॉस क्या होता है? क्या? तो वहां तो फ्रिक्शन कम है इसलिए ये बताना है। हाँ, बेनिफिट में डाल सकते हो, ये बताना है फ्रिक्शन का लॉस क्या क्या होता है। फ्रिक्शन का लॉस में क्या सबसे यही, हाँ, बॉल बेरिंग घिस जाता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, बोर्ड पर जो पहले ब्लैक चौक से लिखाता था ना वो घिसता है ज्यादा, तो ये सब उसका लॉस था। ये सब बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर वो सब नहीं आएगा। चलो ये समझ में आ गया, FL बराबर FS मैक्स, क्लियर है। अब लिखो नेक्स्ट, अब हमें देखना है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। लिखो क्या, ये बोर्ड, ये फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे काम कैसे कर रहे होते? यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पर डालते, यहाँ पे नॉर्मल छोड़ देते फ्रीली तो मूव कर जाता। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलेगा कैसे? ये स्क्रीन ही है, ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो काम करेगा? कभी देखना पानी या कुछ पड़ जाता है, इस पे पड़ जाता है ना, पूरा प्लेन कर दो तो काम नहीं करता है। तो फ्रिक्शन थोड़ा ना थोड़ा रहेगा, क्योंकि देखो हाथ में ये फिंगरप्रिंट बना हुआ है ना, ये भी थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन का काम करता है। देखो लिखना है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू limiting friction is directly proportional to normal force applied on body. That means FL is directly proportional to applied normal force. हो गया? तो देखो FL बराबर, बताओ ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करना होता है, और वह कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू एस। तो दैट मीन्स ये होता है म्यू एस टाइम्स नॉर्मल। यहां पर लिख सकते हो म्यू एस बराबर है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो FL बराबर म्यू एस टाइम्स नॉर्मल। हो गया? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लिखेंगे? म्यू एस टाइम्स नॉर्मल। अब बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शनल को अभी देखा था, क्या लिखे थे? FS मैक्स भी लिखे थे, तो FS मैक्स बराबर कितना लिख सकते हो? म्यू एस टाइम्स नॉर्मल। क्लियर है? आगे देखना जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बुक में देखोगे तो कहीं कहीं तुम्हें ये स्टैटिक है तो S लिखे, काइनेटिक रहेगा तो K लिखेंगे, बट किसी किसी में सिर्फ म्यू दे देगा, वहां से अपना डिसाइड कर लो स्टैटिक में डालना है या काइनेटिक में, तो सिर्फ तुमको म्यू दिया रहेगा। क्लियर है?
अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर होगा? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इन द opposite direction of tendency of relative motion. तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस टाइम्स नॉर्मल। हो गया। नेक्स्ट नहीं लिखा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। अच्छा, ये फ्रिक्शन जो है बताओ एरिया पर डिपेंड करेगा क्या? मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं करेगा। वो मेन करेगा किस पर? नेचर पे। किसके नेचर पे? सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सपोज दैट मान लो ये इस तरह का है, ठीक है, एक बड़ा सा सरफेस का रख दो। अब इसी में क्या करो? ऑयल डाल दो। अब बताओ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लिखो आगे, लिखो। लिमिटिंग फ्रिक्शन doesn't depends on limiting friction doesn't depends on area of contacts of the bodies next लिखो। limiting friction depends on limiting क्या हुआ? क्या छूट गया? पहला वाला, पहला लिखा है थे लिमिटिंग फ्रिक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द बॉडीज। नंबर 2 लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस between the contacts of bodies क्लियर है? देखो, अगर मान लो ये सरफेस है नॉर्मल, फिलहाल मान लो इतना बड़ा डेस्क या किसी चीज को इस पे रखे हैं और पूरा ड्राई किया हुआ है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। यहीं पर ऑयल डाल दिया या कुछ दूसरा कुछ डाल देते हैं तो उसके बाद फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो याद रखना है घर्षण जो होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस क्या है कॉन्टेक्ट में। अब इस पे नहीं कि एरिया, बहुत बड़ा एरिया होगा तो जरूरी नहीं को ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो किस पे मेन डिपेंड करेगा? नेचर पर। क्लियर है? नेक्स्ट अब लिखो। अब ये हम लोगों को पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखो अगला, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं, ये पॉइंट है ना, पॉइंट पढ़ेंगे, टाइप नहीं। टाइप तो दो ही होगा, एक स्टैटिक और काइनेटिक। ये स्टैटिक का ही सारा चल रहा है। इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप में आएंगे, काइनेटिक। देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लिया। देखो
एफ एस सॉरी एफ एल या एफ एस मैक्स बराबर क्या लिख सकते हैं या क्या लिखे थे, म्यू एस टाइम्स नॉर्मल। तो यहां से बताओ म्यू एस को लोगे तो क्या लिख सकते हो, एफ एस मैक्स बटा में नॉर्मल लिख सकते हैं, या इसी को बताओ म्यू एस बराबर एफ एल बटा नॉर्मल, ये भी लिख सकते हैं। तो सीधा से डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, लिख लेगा ये या लिखा दें, लिखो फास्ट में। द रेशियो ऑफ maximum value of a static friction, the ratio of maximum value of a static friction ब्रैकेट में डालो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ब्रैकेट में डालो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड applied normal on the body is called coefficient of a static friction, is called coefficient of a static friction। coefficient of a static friction क्लियर। तो ये लिख लो म्यू एस बराबर एफ एल बाय एन, म्यू एस बराबर एफ एल बाय एन। हो गया लिखा हुआ, लिखो नेक्स्ट, इसी में लिखो इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, किसका सिर्फ लिखा रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक का। इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, it has no unit and dimension, it has no unit and dimension। क्लियर। देखो ये जो म्यू एस है इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट और डायमेंशन को देखें तो देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी बोलो या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो ओवरऑल यह एक प्रकार का क्या है, बल है, बल ही है ना। नीचे जो ये नॉर्मल लिखा हुआ है ये भी क्या है, एक प्रकार का बल है। तो दोनों का अगर हम लोग ऐसा यूनिट की बात करें तो दोनों का न्यूटन, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो ये भी फोर्स है, तो एम एल टी इनवर्स 2, नीचे नॉर्मल का भी एम एल टी इनवर्स 2, दोनों कट जाएगा। तो दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसका ऐसे यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा ये देखो ये जो म्यू एस है ये कोएफिशिएंट है, तो ये भी सम एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये मेनली किस पे डिपेंड करेगा, नेचर। जैसे कि मान लो ऑयल का कुछ अलग होगा, बालू का ले लो, बालू का कुछ अलग होगा, मिट्टी का कुछ अलग होगा, तो हर एक अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा म्यू एस। ठीक है, लिखो कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, coefficient of static friction depends on nature of surface between contact of two bodies
टू बॉडीज, हो गया टू बॉडीज। देखो यहां से अगर एक होता है रफ सरफेस, रफ का मतलब खुरदरा सतह, एक होता है स्मूथ सरफेस, स्मूथ का मतलब चिकना सतह। तो बताओ रफ सरफेस के लिए म्यू एस का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। और स्मूथ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। तो ओवरऑल वो किस पे डिपेंड किया? नेचर पे ही ना, कुछ सरफेस का नेचर क्या है। बात समझ में आ गया? तो रफ सरफेस हैज हायर वैल्यू देन स्मूथ सरफेस। क्लियर है? वो लिखाने की आवश्यकता नहीं, समझ में आ रहा है तो क्लियर है। फिलहाल इसमें हम लोगों को इतना ही जानना था। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड नंबर टाइप जो था काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसी का नाम होता है डायनेमिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। लिखो सेकेंड काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और लिख सकते हो डायनामिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक। देखो सिंपल सा है, स्टैटिक में क्या था? या तो बॉडी रेस्ट में था या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन था, मोशन नहीं कर रहा था। काइनेटिक का सीधा मतलब होता है गति करना। तो सिंपल है, कोई वस्तु जब गति कर रहा होता है, यानी कि अभी जो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो यह ऑब्जेक्ट क्या करेगा? आगे भी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, जब वेलोसिटी से मूव करेगा या एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, सिंपली समझो मूव करना। ठीक है, और किसके? किसी सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। तो इस वक्त जो फोर्स, अपोजिंग फोर्स अप्लाई होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखो when two bodies when two bodies are in contact to each other, and there is a relative motion, between them, then them के बाद कॉमा लिखना, उसके बाद लिखना then the opposing force applied between the bodies is called kinetic friction, हो गया, इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, अब इसका प्रॉपर्टीज एक तरह से लिख लो ऊपर में, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन इज directly proportional to normal force. Kinetic friction is directly proportional to normal force applied on the body. तो देखो F के बराबर फिर क्या लिखोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। अब F के बराबर फिर इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू के टाइम्स नॉर्मल। दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू के टाइम्स नॉर्मल। तो म्यू के क्या होगा? म्यू के जो होगा उसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्या? बैटरी डाउन हो गया होगा। देखो म्यू के बराबर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन,
और एक्चुअली म्यू के को और भी एक इससे पहले लिखाए थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नोट कर लो। हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड किया था नेचर ऑफ सरफेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो संपर्क में था उसके नेचर पर डिपेंड किया, तो उसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन भी उसी पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आया? तो वहां पर लाइन छोड़ दो, वहां से लिख लोगे क्या, वहां से सेम कॉपी कर लेना है। तो नेक्स्ट अब फिर ये लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अगला टॉपिक लिखो। फ्रिक्शन हो गया। तो इसको बताओ फिर डिफाइन करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, म्यू के को क्या लिख देंगे फिर, एफ के बाय नॉर्मल लिख सकते हैं, म्यू के को एफ के बाय नॉर्मल। तो बताओ इसको फिर डिफाइन कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल अप्लाइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वहां से देखकर नोट कर लो। प्रॉब्लम आ रहा है, म्यू के बराबर हो जाएगा एफ के बाय नॉर्मल। तो जैसे वहां पर डिफाइन किए थे सिमिलरली डिफाइन कर लोगे इसको, कोई डाउट नहीं है। तो इसमें भी सारा प्रॉपर्टीज वही रहेगा, इसका भी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। अच्छा ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, वहां भी नहीं लिखा है थे, लिख लेना। स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, स्केलर होगा। क्लियर है, ये म्यू के क्या होगा, स्केलर होगा, नो यूनिट नो डायमेंशन। और ये डिपेंड किस पे करेगा, तो नेचर, रफ है सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस है। क्लियर है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन टॉपिक यहां तक ही पढ़ना था। इसमें एक दो और टाइप है, जैसे देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में ही हम लोग दो और टाइप पढ़ते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन अब दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ये सिर्फ पढ़ना है, यहां पर ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या हुआ, हाँ वो अलग आएगा, विस्कोसिटी वाला भी होता है। फ्रिक्शन क्या ही है, लेकिन हम लोग उसको अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे, विस्कोसिटी, वहां भी फ्रिक्शन आएगा। देखो तो काइनेटिक फ्रिक्शन में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, एक रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये सिर्फ डिफिनीशन से, ये तुमको अगर पूछेगा एग्जाम में तो एक एग्जांपल देगा और पूछेगा कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। देखो रोलिंग, रोल का मतलब समझ में आ रहा है, रोल ऑन ऑफ समझ रहा है। जैसे कि सिंपल सोचो कि एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है, उसको मतलब हम लोग ले जाते हैं, तो उसको कैसे ले जाना ज्यादा इजी महसूस होता है, वो मतलब इस तरह से होता है ना, गोल गोल घुमाते हुए ले जाओ, तो वो क्या होता है, ज्यादा इजी होता है। मतलब उस तरह से रोल करते हुए मूव कर रहा है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया जा रहा है। तो जैसे कि मान लो, अगर मान लो इस तरह से स्क्वायर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, बताओ इसको रोल करके ले जाना आसान होगा क्या, नहीं होगा। इसको स्लाइड करके ले जाना आसान है। अब ये जो है रोलिंग, जिसको घुमा के ले जा सकते हैं, उसको स्लाइड करके ले जाना थोड़ा टफ हो जाएगा। सिलेंडर, अच्छा बताओ एक सिलेंडर है, गोल है, उसको कैसे ले जाओगे तो ज्यादा इजी होगा, रोल करते हुए, है ना।
और इस तरह का कोई बॉक्स इसको रोल करते हुए लेकर जाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो सिंपल है, हम लोग कहेंगे रोलिंग मोशन के वक्त अप्लाइड फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, और स्लाइडिंग मोशन के वक्त अप्लाइड फ्रिक्शन को क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तुम लोग लिख के आना। ठीक है, इस एक ही एक्सिस पे घूमते रहता है। हाँ तो सिंपल है, देखो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कहते हो क्या, ये रोटेट्स अराउंड द फिक्स गिवन सरफेस एक्सिस, जैसे कि लट्टू हो गया, लट्टू एक ही जगह रहता है ना, घूम रहा होता है गोल गोल। हाँ वो भी पढ़ना है, उसका अलग चैप्टर होगा तुम लोगों का, रोटेशनल मोशन, वो भी पढ़ना है। एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन देखा है, जैसे एक फॉर्क देखा है, काटा जिससे मतलब रोटी जिससे सेकते हैं वो सब, उसको ऐसे चिमटा उसको दबा के छोड़ देना तो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा होता है। या सिंपल देखा हो घर में बिल्डिंग में जो रॉड लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा पीछे करके छोड़ दो, देखना पूरा फास्ट वाइब्रेट करता है। तो हम लोगों को वो सब मोशन भी पढ़ना है। ठीक है, हाँ वाइब्रेशन फील्ड उसको कह सकते हो, कंपन वाइब्रेट कर देता है, सरफेस है ना आउटर सरफेस। इको, हाँ इको तो ये हुआ कि तुमको साउंड आएगा, जैसे मान लो इस रूम में अगर इको हुआ मतलब वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो आवाज आता है, उसको हम लोग इको कहते हैं। हाँ डीजे जब बज रहा होता है तो साउंड होता है, कह सकते हो वाइब्रेशन वो क्रिएट कर देता है, साउंड से भी तो वाइब्रेशन होता ही है ना। याद होगा पहले अकबर के जमाने में पढ़ा होगा, तानसेन जब कभी कभी गाता था तो शीशा जो लगा रहता था ना वो भी टूट जाता था, तो उसके मतलब सुर में इतना रहता था, उसको क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। हाँ, ये हाट में कभी गया सब्जी लेने के लिए, कोई कोई किसी आदमी का देखना उसके बगल से गुजरना, इतना जोर से उसका मतलब पिच रहता है, लगेगा कान का चदरा फट जाएगा, होता है ना ऐसा। तो कह सकते हो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जैसे डीजे बजा दिया जाए तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे हम लोग वाइब्रेशन को फील करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन इसको लिख लेना। यहाँ से देखो ये भी पूछेगा तुमको, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा वैल्यू में होगा या काइनेटिक, एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें बताओ स्टैटिक ज्यादा होगा या काइनेटिक, कौन सा ज्यादा होगा, स्टैटिक। एक ट्रक है वो मूव करेगा तब का फ्रिक्शन, और जब मूव करने ही वाला है तब का फ्रिक्शन, कौन सा ज्यादा होगा, करने वाला होगा तब। देखना गौर करना, जब गाड़ी स्टार्ट करके चल रहा तो उस वक्त एक्सेलरेटर काफी हाई करके रखता है, जब मूविंग आता है तब एक्सेलरेटर छोड़ते हैं। बाइक को ही ले लो ना, बाइक जब स्टार्ट करके बढ़ते उस वक्त एक्सेलरेटर ज्यादा रहता है ना, जब आगे बढ़ जाता है तो एक्सेलरेटर कम भी रखो तो चलता है। तो पूछा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा एक ऑब्जेक्ट के लिए या काइनेटिक, तो स्टैटिक ज्यादा होगा काइनेटिक कम होगा। सिमिलरली रोलिंग ज्यादा होगा या स्लाइडिंग, कौन सा ज्यादा होगा, स्लाइडिंग ज्यादा होगा, ये ज्यादा लगेगा, क्लियर है। उसके बाद एक ये भी पूछा जाएगा, म्यूके ज्यादा होगा या म्यूएस ज्यादा होगा, म्यूएस, म्यूके कम होगा क्योंकि मूविंग वाला है, म्यूएस वो वाला है। इसमें अब सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक बचा है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो दोनों करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, एंड हो जाएगा। दैट मीन्स कल इस चैप्टर को एंड करते हुए सर्कुलर मोशन पढ़ना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, वो भी सर्कुलर 1 से 1.5 क्लास में वो भी एंड हो जाएगा। किसमें, एयर पॉल्यूशन में, एयर मॉलिक्यूल्स में, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन लगता है लेकिन काफी नेग्लिजिबल होता है। हाँ वहां पे फ्रिक्शन होगा ही ना, जैसे मान लो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझो, ट्रेन से गुजर रहे हो, जब काफी स्पीड रहता है वहां तो एयर ही रहता है ना, तो हाथ को बाहर रखो तो फोर्स फील होता है अपोजिट में, कभी देखा है कि नहीं, फोर्स फील होता है ना। हाँ तो एयर के जरिए भी तो होता ही है। या जैसे ही तुम ऊपर में, जैसे मान लो नीचे के सरफेस पे हो, ये तुम छत पे चले जाओ, वहां पर देखो एयर का प्रेशर रहता है ना, तो भी एक तरह का फ्रिक्शन का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।